हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आपको पता होगा कि वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो। हम लोग एक वीडियो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ऊपर बना चुके हैं। उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 1 नाम दिया था क्योंकि वहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात किया था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन के लिए जो पाथवेज इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 3 पाथवेज हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवाते हैं या करवा सकते हैं। एक हो गया आपका क्लासिकल पाथवे, दूसरा हो गया आपका अल्टरनेटिव पाथवे और तीसरा हो गया लेक्टिन पाथवे। ये 3 पाथवेज ऐसे हैं जो आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इन तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे डाउट्स इस लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसमें तीनों के तीनों पाथवेज को एक साथ डील करेंगे, बट इसको लास्ट तक देखिएगा। इससे आपके जितने क्वेश्चंस आ रहे होंगे एग्जाम्स में, जितने डाउट्स होंगे वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियोस मैं हिंदी में भी बना रहा हूँ और इसको मैं इंग्लिश में भी बनाऊँगा, जो कल अवेलेबल हो जाएगा इंग्लिश वाला, आज हिंदी वाला अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ क्लासिकल पाथवे के बारे में। तो एक चीज़ जानना ज़रूरी है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ऊपर बात करने से पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्चुअली करता क्या है। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया था, बट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आखिर क्या करता है इसको समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फैगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब कोई भी पैथोजन है उसको आकर के हमारे इम्यून सेल्स इनगल्व कर लें, इसी को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फैगोसाइटोसिस नहीं कर रहा है, फैगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट कर रहा है। हमारे बाकी इम्यून सेल्स फैगोसाइटोसिस कर सकें, इस काम को आसान बनाता है। किस तरीके से? ऑप्सोनाइजेशन करके ये एक चीज़ आसान बनाता है। लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कि ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 1 का। वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे स्विच करिएगा क्योंकि हम कई बार कनेक्ट करेंगे दोनों वीडियोज़ को। तो अब ये जानने के बाद कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, हम इस पे स्विच करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लास्ट रिजॉर्ट है। बॉडी उसको ज़्यादातर तब एक्टिवेट करती है जब बॉडी की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, तब हम उसको एक्टिवेट करते हैं ताकि बॉडी बच सके, हम सर्वाइव कर सकें। तो अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराने के लिए, जैसे मैंने कहा, 3 पाथवेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पाथवे है वो है क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल नाम क्यों दिया गया है? क्लासिकल आपने सुना भी होगा। क्लासिकल के शब्द का मतलब क्या है? जो क्लासिक हो, पुराना हो, ठीक है। तो क्लासिकल पाथवे जो पाथवे था, सबसे पहले यही डिस्कवर हुआ था कॉम्प्लीमेंट के एक्टिवेशन को समझने के लिए। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट आप देखिए स्क्रीन पे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है वो यही क्लासिकल पाथवे है। ये पाथवे एक्टिवेट कैसे होता है, मतलब यहाँ पे काम की शुरुआत कैसे होती है? यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरैक्शन शो करने लगते हैं, यानी कि जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ होंगी वो किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेंगी, और जब ये एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसके बारे में आपको पहले से पता होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एंटीबॉडी तो इन्वॉल्व है ही, और जब भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहती है किसी तरफ तो हम कहते हैं कि ये पाथवे जो है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी से लिंक्ड है आपका, ठीक। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि बी सेल या एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को मीडिएट करती हैं। तो इसी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पाथवे, इस पाथवे से जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एन इफेक्टर पाथवे ऑफ ह्यूमोरल अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्यों बोला? क्योंकि ये ह्यूमोरल जो रिस्पॉन्स है वो अडैप्टिव इम्यूनिटी का एक पार्ट है ना।
तो ह्यूमरल अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इसीलिए इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। तो इफेक्ट अगर कोई आपसे पूछे कि क्लासिकल पाथवे किस इम्यूनिटी के अंडर में आता है तो आप कहेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी, और भी डिटेल में पूछे तो आप कह सकते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर आता है, बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइजिंग द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और जहाँ पर भी एंटीबॉडी आ जाती है तो हमें ये समझ में आता है कि वहाँ पे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होने वाला है। ठीक, अब क्या क्या और तरीके हैं जहाँ पे हम देख सकें, कौन कौन सी और सी चीज़ें हैं जो कि इस पाथवे को एक्टिवेट कर सकती है। जैसे कि वायरसेस हैं, वायरसेस क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्रोटिक सेल, नेक्रोटिक मतलब जिनकी डेथ हो रही है, वो नेक्रोटिक सेल्स एक्टिवेट कर सकते हैं। सब सेल्यूलर मेम्ब्रेन, सब सेल्यूलर मतलब जो सेल के अंदर की मेम्ब्रेन्स होती है, यानी कि जो ऑर्गेनील्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इन सब के पास अपनी मेम्ब्रेन्स हैं। तो ये मेम्ब्रेन्स भी आपके क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट कर सकती हैं। नेक्स्ट, एग्रीगेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब जब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ आपस में जुड़ जाएं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपस में जुड़ जाते हैं तो भी ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि IgM एक पेंटावैलेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, उसकी वैलेंसी जो है वो 5 है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपस में बहुत सारे एक साथ बाइंड कर जाते हैं। IgM कई सारे एक साथ बाइंड कर जाते हैं। जब वो कई सारे एक साथ बाइंड कर जाएंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। तो एग्रीगेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन जब हम बोलते हैं तो हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, बीटा एमाइलॉइड फाउंड इन एल्जाइमर डिजीज प्लेक्स। अब आपको ये बात पता होगा कि एल्जाइमर एक तरीके की डिजीज़ है जिसमें इंडिविजुअल को मेमोरी लॉस फील होता है, और उसके अंदर बेसिकली एमाइलॉइड प्रोटीन के प्लेक्स जमा हो जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर। एमाइलॉइड प्रोटीन एक तरीके का प्रोटीन मान लीजिए, उसके प्लेक्स जमा हो जाते हैं। ठीक, तो ये भी यानी कि ये जो एमाइलॉइड बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन है ये भी क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड होगी। इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि क्लासिकल पाथवे क्या होता है, इसका नाम क्लासिकल क्यों पड़ा है, किस तरीके से एक्टिवेट होता है, कौन कौन से और ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपके क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट कर सकती हैं। ये हमने क्लासिकल पाथवे के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लासिकल पाथवे में होता क्या क्या है। चलिए, तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो जैसा मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में ही कि ये पाथवे कैसे एक्टिवेट होगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो ये एक्टिवेट होता है मेनली। उसके अलावा मैंने वायरसेस वगैरह के बारे में भी आपको बता दिया, लेकिन मेनली कब एक्टिवेट होगा, जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। तो अब जरा स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैंने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मेंशन कर रखा है। ये देखिए, दिस इज योर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये हमने देख लिया। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर कौन आकर के सबसे पहले बाइंड करता है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर बाइंड करने वाले कॉम्प्लीमेंट का नाम है C1। क्या नाम है? C1। अब आपको लास्ट क्लास अगर याद होगी तो उसमें मैंने बताया था कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स का नाम C1, C2, C3 इस तरीके से पड़ा हुआ है। उसी तरीके से C1 का नाम भी पड़ा हुआ है। C1 सबसे पहले क्या कर रहा है, इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज दिस C1 डूइंग, C1 क्या कर रहा है, इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो एंटीबॉडी वाला इशू है, जैसे मान लीजिए ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है, तो इस एंटीबॉडी के ऊपर आकर के आपका C1 बाइंड कर जाएगा। बात समझ में आई? ये C1 यहाँ पे आकर के बाइंड कर जाएगा। जैसे सपोज करिए कि ये एंटीबॉडी थी, ये आपका C1 यहाँ पे आकर के बाइंड कर गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज़ और समझिए कि C1 जो है ये इसके 3 सब यूनिट्स हैं या इसके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स हैं, मतलब एक C1Q होता है, एक C1R है और एक C1S है। ये 3 सब कंपोनेंट्स हैं इस C1 के। कौन कौन से? C1Q, C1R और C1S।
C1 के ही हैं, इसीलिए हम लोग Q, R और S उनको नाम दे दिए हैं। ठीक, तो अब नाम से आसानी हो गई, ट्रिक भी एक हो गई कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक है Q, दूसरा है R, तीसरा है S। ये 3 सब कंपोनेंट्स हैं आपके C1 के। ठीक, अब एक बात और समझिए कि जो ये C1Q है, ठीक है, जो ये C1Q है, इसके 6 आइडेंटिकल सब यूनिट्स हैं। 6 एक जैसे सब यूनिट्स इसके मौजूद हैं C1Q के। ठीक, तो आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते होंगे, दिस इज अबाउट C1Q। 6 आइडेंटिकल सब यूनिट्स C1Q के मौजूद हैं। ठीक, इसी तरीके से जब मैं बात कर रहा हूं C1R की, तो C1R जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। ठीक, इट इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली C1S इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। तो एक बात फिर से समझ लेते हैं, C1Q 6 सब यूनिट्स का आइडेंटिकल, C1R 2 मॉलिक्यूल्स का, C1S भी आपके 2 मॉलिक्यूल्स का है। ठीक, अब एक चीज और समझने की जरूरत है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर C1 का कौन सा सब कंपोनेंट बाइंड कर रहा है, भाई मैंने अभी भी बताया ना आपको, अगर आप गौर करें मेरी बातों पे, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर ये एंटीबॉडी है तो इस एंटीबॉडी पे आकर के बैठ रहा है C1। तो मैंने अभी बताया आपको कि C1 के कई सारे सब कंपोनेंट्स हैं, C1Q, C1R और C1S। आखिर C1 का कौन सा सब कंपोनेंट आकर के एंटीबॉडी से बाइंड कर रहा है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको कैसे समझेंगे? एक्चुअल में C1Q, C1R और C1S में से C1Q FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी से बाइंड करता है। अब आपको पता है कि एंटीबॉडी के पास 2 रीजन्स पाए जाते हैं, है ना। एंटीबॉडी के पास 2 रीजन्स पाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, ये मेरी एंटीबॉडी अगर है इस तरीके से, ठीक, अगर ये एंटीबॉडी है, एक चीज इसको और बेहतर ढंग से बना दिया जाए, ठीक, ये अगर मेरी एंटीबॉडी है तो आपको पता है ये वाला रीजन जो होता है ये आपका FC रीजन होता है। ठीक, और ऊपर वाला जो रीजन होता है वो आपका वेरिएबल रीजन होता है। तो इस FC रीजन से बाइंड करने का काम किसका है? C1Q का बाइंड करने का काम है। ठीक, यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है। आप अगर आप देखें तो यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो C1Q बाइंड्स टू द FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी। तो C1Q बाइंड कर जाता है और इसी C1Q की मदद से पूरा जो आपका पूरा जो आपका C1 कंपोनेंट है वो आकर के एंटीबॉडी के ऊपर बैठ जाता है। ठीक, एंटीबॉडी के ऊपर बैठ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं C1R की। C1R इस पूरे प्रोसेस में एक्टिवेट हो जाता है। C1R का नेचर क्या है? इट इज सीरीन प्रोटीएजेस। सीरीन प्रोटीएज है। ठीक, मतलब वो सीरीन को क्लीव करेगा। फिर C1R जब एक्टिवेट होता है उसके बाद C1S को एक्टिवेट कर देता है। तो C1Q सबसे पहले हुआ, फिर C1R और फिर C1S। C1R क्या कर रहा है? बेसिकली कैस्केड बना रहा है, राइट। वो एक्टिवेट होने के बाद अपनी कैस्केड बना रहा है, दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है। तो C1S अब एक्टिवेट हो गया और C1S क्या करेगा? ये C4 को 2 पार्ट्स में तोड़ देगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी एक कॉम्प्लीमेंट टूटता है तो वो एक छोटे हिस्से में और एक बड़े हिस्से में टूटता है। C2 का अगर मैं एक्सेप्शन छोड़ दूं तो इसके अलावा जितने कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो एक लार्जर और एक स्मॉलर सब यूनिट में टूटते हैं और C2 को छोड़ करके बाकी सब केसेस में जो स्मॉलर कंपोनेंट होता है उसको हम लोग A कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे यहां पर भी C4A जो स्मॉलर कंपोनेंट होगा, C4B लार्जर कंपोनेंट होगा। ठीक, और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि जो A होता है वो अवे चला जाता है और जो B होता है वो वहीं रुक जाता है जहां पे सारा एक्शन हो रहा होता है। तो यहां पर भी C1S क्या करता है? इस C4 को तोड़ देगा, C4A में और C4B में। C4A अवे चला जाएगा और C4B वहीं पे रुका रह जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब
इसके बाद क्या होगा, यही C1S क्या करेगा, C2 को भी तोड़ देगा। ठीक है, C2 को भी तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा, अगेन C2A और C2B में। लेकिन आपको मैंने लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि जब भी C2 टूटता है तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, C2A और C2B तो बनेगा, लेकिन C2A अवे जाने के बजाय वो वहीं रुक जाएगा और C2B अवे चला जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक, ज़रा हम लोग मार्किंग करें तो मैंने आपको बताया कि ये जो C1S है, ये जो C1S है ये C4 को तोड़ देता है, C4A में और C4B में तोड़ देता है। अगेन C4A आपका अवे चला जा रहा है और C4B आपका स्टे करता है। वहीं अगर मैं C2 की बात करूं तो C2 भी C1S के द्वारा तोड़ दिया जाता है C2A में और C2B में। C2A स्टे करेगा और C2B अवे चला जाएगा। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई। ठीक, अब एक क्वेश्चन बहुत 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 बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम क्लासिकल पाथवे की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोएगुलेशन एग्रीगेशन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ज़रूर एक्टिवेट हो जाता है। तो एग्रीगेशन IgM करवा सकता है, इसके बाद IgG3 का नंबर है, फिर IgG1 का नंबर है और उससे बहुत बहुत कम IgG2 का नंबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये भी एक्टिवेट करवा सकता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को थ्रू क्लासिकल पाथवे। तो यही IgM, IgG3, IgG1 और IgG2 यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो आपका कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है IgG4, IgD, IgA, IgE, ये इनमें से कोई भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करा सकता क्योंकि इनके पास दे डू नॉट हैव C1Q रिसेप्टर्स। अभी आपको मैंने बताया था ना कि C1Q क्या होता है, अभी भी बताया था मैंने आपको कि C1Q आपका एंटीबॉडी के ऊपर जाकर के बैठता है, राइट। अब अगर एंटीबॉडी के पास C1Q के रिसेप्टर्स नहीं है तो C1Q यहाँ पे आकर के नहीं बैठ पाएगा। तो यही प्रॉब्लम है IgG4, IgD, IgA और IgE की कि इनके पास C1Q रिसेप्टर ही नहीं है। अगर रिसेप्टर नहीं है तो C1Q चाह करके भी यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा। अगर नहीं बैठ पाएगा तो ये एंटीबॉडीज आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि फिर इसके बाद क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो C3 कन्वर्टेज यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा। अगर आप देखें तो C4B, C2A ये साथ में जुड़ गए हैं, C4B, C2A साथ में जुड़ गए हैं। आप कहोगे सर कैसे, यहाँ पे देखिए अगर आप गौर करें तो मैंने अभी भी आपको बताया कि C4 सबसे पहले टूटता है और फिर आपका C4A, C4B में टूटता है, जिसकी वजह से C4 जो है वो आपका वहीं पे रुक जाता है, वहीं स्टे कर जाता है, C4A अवे चला जाता है और फिर जब C2 टूटता है तो C2A वहीं पे रुक जाता है और C2B अवे चला जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन रुक गए, इस जगह पे कौन कौन से चीज़ों ने स्टे किया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे C4B और C2A ने यहाँ पे स्टे किया है। तो इसको कोई इस तरीके से भी लिख सकता है, C4B 2A इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और C4B C2A भी लिखा जा सकता है, दोनों ही तरीके सही हैं। अब जो ये आपकी चीज़ बन गई, ये जो चीज़ बन गई, इसी को आप बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज C3 कन्वर्टेज। ऐसा नाम क्यों पड़ा है सर, C3 कन्वर्टेज नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि अब आगे चल करके ये एक्टिवेट हो गया है, दिस इज बिकम एक्टिवेटेड, ये आगे चलकर ये एक्टिवेट हो गया है, ये आगे चल करके क्या करेगा, ये आपके C3 को कन्वर्ट करेगा इसके दोनों कंपोनेंट्स में, C3A, C3B में। उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा आगे चल करके देखेंगे, लेकिन ये हो गया आपका
क्लासिकल पाथवे। इसमें हम लोगों ने क्लासिकल पाथवे समझा। चलो इसको एक बुक के डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं एक बार। मुझे उम्मीद है मैंने आपको सही से समझा दिया होगा, आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी। अब अगर इस डायग्राम में आप क्लासिकल पाथवे के ऊपर नज़र दौड़ाएं अपनी, ये क्लासिकल पाथवे जो सिर्फ है, इसमें आप देख पा रहे हो कि ये C1Q, C1R और C1S पाया जा रहा है यहाँ पे। और इसके बाद C1Q, C1R और C1S के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, C4 और C2 आते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं C4A, C2B के अंदर। ठीक, अब C4A जो था वो बाहर निकल जाता है। C4A और C2B का क्या होता है अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो, C4A अवे चला जाएगा, ये अवे चला जाएगा, और C4B यहीं स्टे करेगा। और अगर मैं बात करूं C4B तो मैंने बता दिया। अगर मैं बात करूं C2A की, तो C2A क्या करेगा, स्टे करेगा, और C2B क्या करेगा, अवे चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये दोनों स्टे कर रहे हैं, ये और ये। तो C4B2A, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, C4B2A इज ऑल्सो कॉल्ड एज C3 कन्वर्टेज। ठीक, ये हो गया आपका क्लासिकल पाथवे के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट पाथवे के बारे में चलते हैं और बात करते हैं लेक्टिन पाथवे। तो ये क्या पाथवे है, ये सेकेंड नंबर का पाथवे है। लेक्टिन पाथवे आपके सेकेंड नंबर का पाथवे है। ये किस तरीके से काम करता है इसको समझ लेते हैं। सो इट रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड्स टू स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट टारगेट्स। इसका क्या मतलब हुआ, अब देख एक चीज समझने की कोशिश करिए। अगर सपोज करिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये पूरा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का ये सरफेस है, ठीक, ये इस बैक्टीरिया का सरफेस है। अब इस बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स पाए जाएंगे। क्या पाया जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स पाए जाएंगे। जैसे सपोज करिए ये मान लीजिए इसके ऊपर रखा हुआ है, ये सरफेस के ऊपर है, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड, इसके बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ठीक, अब आपको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड है क्या, बेसिकली दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स कई तरीके के यूनिट से बन सकते हैं। ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, और मैनोज भी हो सकता है। समझ में आ गई। अब कुछ जगह पे यानी कि कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स या पॉलीसैकेराइड्स पे जो टर्मिनल रेजिड्यू होगा, मान लीजिए इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये सरफेस के ऊपर ये मेरा ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसैकेराइड लगा हुआ है। इस तरीके से मैं बताता हूँ, ये सरफेस था, इसके ऊपर ये लगा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसैकेराइड। इसका जो एंड रेजिड्यू है, ये वाला जो रेजिड्यू है, ये इस पे क्या है, ये क्या है, ये मैनोज है। मान लीजिए दिस इज योर मैनोज। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, अगर आप देखें मैं मार्क करता हूँ, ये देखिए। तो बैक्टीरिया हैव on their surface glycoprotein and polysaccharides, and in some cases this terminal residue can be mannose हो सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इंडिविजुअल की बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में तो ये मैनोज है, इंडिविजुअल की बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं लेक्टिन प्रोटीन। ये लेक्टिन प्रोटीन इस मैनोज को ढूंढ लेता है और उसके साथ बाइंड कर जाता है। इसी वजह से इस लेक्टिन को क्या बोलते हो, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। क्या बोलोगे, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। क्यों मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, क्योंकि ये टर्मिनल शुगर जो कि मैनोज की है उसके ऊपर जाकर के बाइंड कर रहा है। ये लेक्टिन क्यों बाइंड कर रहा है, क्योंकि ये लेक्टिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक, तो इसीलिए ये उसके ऊपर जाकर के बाइंड कर जाता है। और एक बार अगर ये बाइंड कर गया तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा और आगे की साइकिल लेक्टिन पाथवे को एक्टिवेट कर देगा, एक कास्केड बना लेगा जिसके जरिए लेक्टिन पाथवे आपका एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि दिस लेक्टिन पाथवे रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड्स टू स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट टारगेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, ये आपका कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जी, ये आपका मैनोज है, ये तो आपका मैनोज है। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब
अब आपके दिमाग में एक सवाल होना चाहिए कि सर क्या टर्मिनल मैनोज जो है वो किसी ह्यूमन बीइंग में नहीं प्रेजेंट हो सकते? क्योंकि अगर लेक्टिन पाथवे इसी मैनोज के ऊपर बाइंड, लेक्टिन जो प्रोटीन है इसी मैनोज के ऊपर बाइंड होकर के एक्टिव हो रहा है, तो क्या किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एक्टिवेशन नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स या मैमेलियन सेल्स के अंदर टर्मिनल पोजीशन पे मैनोज रेजिड्यूज नहीं पाए जाते। ठीक, यहां पे बात समझ में आ गई। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स को अपने से कोई खतरा नहीं है, अपने लेक्टिन पाथवे से उनको कोई भी खतरा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सवाल उठता है कि ये किसका पार्ट है? ये इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है कि अडैप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट है? अब बेटा कहीं पर भी यहाँ पे मैंने आपको एंटीबॉडी के बारे में नहीं बताया। अगर मैं एंटीबॉडी के बारे में नहीं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये किसका पार्ट है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। अगर एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहती तो हम इसको अडैप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट बोलते, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्लासिकल पाथवे के बारे में बात की है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम। किसका पार्ट है जी? इट इज द पार्ट ऑफ दिस इज द पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम। ठीक, यहां तक की बात कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये पाथवे एक्टिवेट कैसे होता है। अब जल्दी से देखिए, ये सपोज करिए ये बैक्टीरिया मैंने बना रखा है, ये जिसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज योर बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के सरफेस पे आप देख पा रहे हो क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये जो लास्ट वाला कार्बोहाइड्रेट है ये मैनोज मैंने बना दिया है। ठीक, अब मैनोज से ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर बाइंड कर रहा है, आप देख सकते हो, दिस मैंने यहाँ पे वो भी बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। ठीक, मतलब लेक्टिन जो है वो मैनोज से बाइंड कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन बोलते हैं। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो है इसको सपोर्ट करने के लिए दो और यहां पे चीजें आ जाती हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं MASP1 और MASP2। MASP1 और MASP2 में से MASP2 एग्जैक्टली C1S की तरीके से काम करता है। ठीक, ये देखो एक और ट्रिक हो गई कि MASP2 जो है वो एग्जैक्टली C1S की तरीके से काम करता है। और जल्दी से बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग क्लासिकल पाथवे पढ़ रहे थे तो मैंने तुमसे कहा था कि C1S का काम क्या होता है? C1S क्या करता है? आप वीडियो स्टॉप करके ज़रा सा अपने दिमाग पे जोर डालो और बताओ C1S क्या करता है? वो C4 को और C2 को तोड़ देता है। किसके अंदर? C4A, C4B, C2A, C2B के अंदर तोड़ देता है। वैसे ही MASP2 का क्या काम है? अगेन ये MASP2 C4 को भी तोड़ देगा C4A, C4B में, और C2 को भी तोड़ देगा C2A, C2B में। देखिए यहाँ पे मैंने बना भी रखा है। तो ये C4 को भी तोड़ रहा है और ये C2 को भी तोड़ रहा है। C4A, C4B, C2A, C2B में तोड़ रहा है। अब कॉन्सेप्ट वही है, पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि C4 जब टूटेगा तो C4A, C4B स्टे करेगा, C4A जो है वो अवे निकल जाएगा। किस लिए? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए। C2 की बात करूं तो C2 के साथ क्या होगा? C2A, C2B। यहाँ पे क्या होगा? C2A स्टे करेगा और C2B अवे चला जाएगा। किसके लिए? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए। तो अगेन हम लोग किस पे रुक गए हैं? C4B और C2A पे आकर के रुक गए हैं। यही दोनों अगेन आपका क्या बना रहे हैं? C3 कन्वर्टेज बना रहे हैं। मैंने बताया आपको C3 कन्वर्टेज क्या होता है। ये C3 को कन्वर्ट करने के काम आता है C3A और C3B में। तो अगेन हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या बना लिया? C4B2A हम लोगों ने यहां पर भी बना लिया। तो यानी कि लेक्टिन पाथवे भी एंड किस तरीके से हो रहा है? वो C3 कन्वर्टेज बना करके एंड हो रहा है, जिसमें हम लोग C4B2A बना लेते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेक्टिन पाथवे भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट पाथवे की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है ऑल्टरनेटिव और प्रोपर्डीन पाथवे। ठीक, ऑल्टरनेटिव और प्रोपर्डीन पाथवे। अब ये ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि किसी चीज का
अलग तरीका होना, ठीक है, किसी चीज का अलग तरीका होना। अब ये जो ऑल्टरनेटिव पाथवे था, ये जनरली आपके क्लासिकल पाथवे का एक ऑल्टरनेट के फॉर्म में बताया गया था, क्योंकि साइंटिस्ट ने सोचा कि हमेशा तो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होंगी। अगर एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है तो तब भी तो कोई तरीका होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने का। तो ऐसा बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा तरीका है जहां पे हम बिना एंटीबॉडीज के एक्टिवेशन कर सकें किसी पाथवे का, कॉम्प्लीमेंट के पाथवे का। तो देन इसका नाम पड़ा, देन ये सर्च होकर के आया, देन ये मिला ऑल्टरनेटिव पाथवे। ऑल्टरनेटिव क्यों बोले? क्योंकि क्लासिकल का ऑल्टरनेटिव है, यहाँ पे एंटीबॉडीज का अगेन कोई इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, दिस इज एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे कौन सा ऐसा कॉम्प्लीमेंट पाथवे है जो एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो ट्रिगर्ड बाय ऑलमोस्ट एनी फॉरेन सब्सटेंस। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर हो तो मोस्ट प्रोबेबली उससे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑल्टरनेटिव पाथवे के जरिए एक्टिवेट हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है? लाइपोपॉलीसैकेराइड फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आपको पता है ग्राम नेगेटिव दो तरीके के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, राइट? तो ग्राम नेगेटिव वाला जो बैक्टीरिया है उसके आउटर सरफेस पे लाइपोपॉलीसैकेराइड की मेम्ब्रेन होती है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड की मेम्ब्रेन जो है वो भी ऑल्टरनेटिव पाथवे से आपको एक्टिवेशन कर सकती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। यीस्ट की सेल वॉल्स एक्टिवेट कर सकती हैं। कोबरा वेनम के अंदर प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं वो एक्टिवेट कर सकते हैं। एग्रीगेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्टिवेट कर सकते हैं और नेक्रोटिक सेल्स, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पीछे बात कर चुका हूँ, तो दोबारा उसको दोहराने का कोई भी मतलब नहीं है। ये एक इफेक्टर आर्म है इन्नेट इम्यून डिफेंस की। मतलब क्या, क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट हो जाएगा और फिर ये किसके काम आएगा, किसके अंदर आएगा? ये इन्नेट इम्यून डिफेंसेस के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स आ रहे हैं? जैसे कि हम लोगों ने जब बात की थी आपके जो मेन क्लासिकल सिस्टम था उसमें मैंने बताया था C1 जो है वो शुरुआत कर रहा था। यहाँ पे ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो इस पाथवे में इन्वॉल्व हैं? कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका C3, फैक्टर B, फैक्टर D और प्रोपर्डीन, ठीक है। कौन कौन से हो गए? लास्ट पॉइंट देखिए, C3, फैक्टर B, फैक्टर D और लास्ट में हो गया प्रोपर्डीन, और प्रोपर्डीन को ही आप फैक्टर P नाम से भी जानते हो। तो ये 1 2 3 4 चीज़ें ऐसी हैं जो इस ऑल्टरनेटिव पाथवे में हो रही है या पाथवे में पार्ट ले रही हैं। C3, फैक्टर B, फैक्टर D और प्रोपर्डीन। मैंने आपको बताया भी था कि नेमिंग सिर्फ C1, C2, C3 इस तरीके से नहीं होती है, नेमिंग आपकी A, B, C, D भी तरीके से होती है, ठीक। अभी मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकता हूँ और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूँ, उसके बाद वापस हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आएंगे, ठीक। गैटबी के बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं 10 अक्टूबर से और लगातार चल रहे हैं। अगर आपको इसमें इनरोल होना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बीपीई की लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, यानी कि बीपीई मतलब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ये दोनों यूनिट्स कंप्लीट कराएंगे 1 महीने के अंदर। ये यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस होगी, सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बहुत अच्छे से बैच प्लान किया गया है। 5 नवंबर से शुरू हो रही है इसकी क्लासेस और इसका जो चार्ज है वो सिर्फ ₹1400 है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैंने अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च की हुई है और उस बुक का मार्केट प्राइस ₹215 है, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस एट योर होम। अब अगर आप ये कोर्स और ये बुक साथ में खरीदते हैं तो ये आपको कुछ सस्ता पड़ जाएगा। इसमें हम लोग ₹1600 में आपको कोर्स भी दे देंगे और बुक भी दे देंगे। इस कोर्स के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं अगर आप लाइव क्लासेस में नहीं आना चाहते।
अगर आप इन क्लासेस के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर है 8299134528, या इसके अलावा आप हमसे मेल के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के ज़रिए भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में इन बैचेस का फ़ायदा उठाएंगे और हमारे साथ पढ़ाई करेंगे और सेलेक्ट होंगे। चलिए वापस अपने ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि अल्टरनेटिव पाथवे हमारा काम कैसे करता है। अब देखिए, एक्चुअल में ये C3 जो है ये थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिकली C3A और C3B में कन्वर्ट होता रहता है। कुछ अमाउंट C3A और C3B में कन्वर्ट होता रहता है ऑटोमेटिकली, अपने आप थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो C3 किस में टूट गया? C3A में, और C3B में टूट गया। अब ये C3B क्या करता है? ये C3B क्या करता है? सरफेस के ऊपर, यानी कि कोई भी मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ एंटीजन पाया जा रहा होगा। चलिए अगर ये देखूं मैं, ये मेरा बैक्टीरिया है, इसके सरफेस के ऊपर ये एंटीजन पाया जा रहा है। ठीक, नीचे वाला बैक्टीरिया, ये उसके सरफेस के ऊपर एंटीजन पाया जा रहा है। C3B इधर C3A और C3B में टूट चुका है, और मैं जिसको दिखा रहा हूँ ये क्या है? ये C3B है। C3B जा करके इस एंटीजन को डिटेक्ट कर लेता है और ऐसे पकड़ लेगा इसको। ठीक, एक तरीके से कह सकते हैं कि C3B आकर के डॉक कर गया है किसके ऊपर? आपके सरफेस एंटीजन के ऊपर, जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजन के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये जो C3B बाइंड किया है, C3B से जुड़ते हैं आकर के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आपका फैक्टर B। ये देखिए, सबसे पहले आकर के जुड़ेंगे आपके फैक्टर B। फैक्टर B आकर के C3B पे बाइंड किया, और इसके पीछे पीछे फैक्टर D आ गया आपका। ठीक, फैक्टर D क्या करता है? इस फैक्टर B को दो हिस्सों में तोड़ देता है। मैंने फिर बताया है आपको कि जब भी टूटेगा तो दो हिस्सों में टूटेगा। जैसे फैक्टर B भी आपका दो हिस्सों में टूटेगा। किसने तोड़ा? फैक्टर D ने तोड़ा। किन दो हिस्सों में टूटेगा? BA में और BB में। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं तो फैक्टर B जो है ये आपका BA में टूटा और BB में टूटा। अब आपको पता है BA का क्या होगा? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो A फैक्टर होता है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। देखिए BA क्या होगा? डिफ्यूजेज अवे। और BB क्या होगा? ये यहाँ पे स्टे करेगा, इट विल स्टे ओवर हियर। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें हो गई ज़रा देखिए। हम लोगों ने सबसे पहले C3B से शुरुआत की थी, है ना? ये C3B से शुरुआत की थी। C3B के बाद फैक्टर B अपने हम लोगों ने तोड़ दिया BB में, तो C3B और BB ये मेरा बन गया। अब इसको स्टेबलाइज कराना है। कौन स्टेबलाइज कराएगा? प्रोपरडीन स्टेबलाइज कराएगा। जैसे कि मैंने अभी भी ऊपर भी आपको दिखाया भी था कि इस पाथवे का नाम ही आपका क्या है? अल्टरनेटिव और प्रोपरडीन पाथवे। तो प्रोपरडीन का कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए। वो क्या कराएगा? C3B BB को स्टेबलाइज करा देगा। ये हमारा कंप्लीशन हो गया। किस चीज का? अल्टरनेटिव पाथवे का कंप्लीशन हो गया। ठीक, अब हम लोगों ने तीन मेथड से बेसिकली एक्टिवेशन देखा। एक हो गया लेक्टिन पाथवे, एक हो गया क्लासिकल पाथवे, और लास्ट हो गया अल्टरनेटिव पाथवे। ठीक, तो लेक्टिन पाथवे में भी इसी तरीके से जो चीज़ें मैंने बताई है, अल्टरनेटिव पाथवे में भी वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने बताया है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? अब दिमाग में आना चाहिए कि नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने, अगर हम लोग बात करें जो क्लासिकल पाथवे है उसकी बात करें, तो क्लासिकल पाथवे में हम लोग कहाँ पे एंड किए थे? क्लासिकल पाथवे में क्या बन गया था हमारा? C4B2A बन गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं C4B2A। लेक्टिन पाथवे की बात करूं तो लेक्टिन पाथवे में भी हमारा C4B2A बन गया था।
और अगर मैं ऑल्टरनेटिव पाथवे की बात करूं तो यहाँ पर C3B बन गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, सवाल ये उठता है अगला प्रोसेस हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब देखना है कि इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि ये सब पाथवेज ने अपना अपना काम किया, अब C3 एक्टिवेट कैसे होगा और उसके बाद C5 एक्टिवेट कैसे होगा, क्योंकि हम लोगों ने अधिकतर केसेस में C3 कन्वर्टेज बना लिया है। C3 कन्वर्टेज क्या करता है, C3 को कन्वर्ट करता है किसमें, C3A और C3B में, और उसके बाद क्या होगा, C5 एक्टिवेट होगा और वो कन्वर्ट होगा C5A और C5B में। चलिए इसको समझ लेते हैं। अब जब जहां पर आपने C3 कन्वर्टेज को देखा है, C3 कन्वर्टेज क्लीव होगा C3A में और C3B में। C3A क्या करता है, एक तरीके से एनाफाइलैक्टोक्सिन की तरीके से काम करता है। बेसिकली आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है। जैसे कि ये क्या करेगा, C3A क्या करेगा, मास्ट सेल्स और ब्लड बेसोफिल्स पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से ये मास्ट सेल्स और ब्लड बेसोफिल्स डीग्रैन्युलेट करेंगे। डीग्रैन्युलेशन के दौरान उनमें से हिस्टामिन वगैरह निकल करके बाहर आता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ये सारे के सारे किस चीज़ के रिस्पॉन्स हैं, ये सारे के सारे आपके एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं। वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाना, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन हो जाना, जिसकी वजह से सांस लेने में आपको तकलीफ होने लगेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में देखने को मिलती हैं। कौन मीडिएट कर रहा है, C3A मीडिएट कर रहा है। C3B का क्या काम है, C3B क्योंकि B वाला वर्जन है इसीलिए ये वहीं रुक जाता है। ये सभी के सभी पाथवेज का जो एंड था वहाँ पे जाकर के बाइंड कर जाएगा। उसके बाद जब ये C3B भी लास्ट में जो चीज़ें बनी थी उससे बाइंड कर जाएगा, फिर C5 को बाइंड करने के लिए अलाउ करेगा। दैट मीन्स अगर हम देखें तो क्लासिकल और लेक्टिन पाथवे में अभी तक आपने देखा कि C4B2A बन चुका था। C4B2A बनने के बाद ये हमारा C3 कन्वर्टेज था जो कि C3B के ऊपर जाकर के एक्ट कर जाता है और C3B यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक, C4B2A तो पहले से ही था, C3B भी यहाँ पे आकर के जुड़ गया। अब इस पूरे को क्या बोलोगे, C4B2A3B, और इस पूरे का नाम क्या हो गया, C5 कन्वर्टेज। वाई, बिकॉज इट इज गोइंग टू नाउ कन्वर्ट C5। ये C5 पैक करेगा और C5A C5B में तोड़ देगा। ठीक, वहीं अगर मैं ऑल्टरनेटिव पाथवे की बात करूं तो ऑल्टरनेटिव पाथवे में कुछ और चीज बन रही थी। क्या बन रही थी, C3BB, यहां तक बनाया था हमने। इसके बाद फिर C3B यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि C3B के ऊपर ही C3 कन्वर्टेज एक्ट करेगा, तो ये C3B आकर यहाँ पे जुड़ गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, C4B2A3B कह लीजिए, चाहे C3BB3B कह लीजिए, ये सब के सब क्या कहला रहे हैं, C5 कन्वर्टेज कहला रहे हैं। मतलब क्या हो गया, अब C5 को ये एक्टिवेट करेंगे। अगेन C5 जो है वो C5A में और C5B में टूट जाएगा। C5A फिर से एनाफाइलैटोक्सिन की तरीके से काम करेगा। अभी आपने देखा एनाफाइलैटोक्सिन क्या कर सकता है। C5B वहीं पे रुक जाएगा, इट विल बाइंड टू द सेल सरफेस, और ये आपका सेंटर पॉइंट होगा जहां पे टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्सेस आकर के या टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स आकर के बाइंड करते हैं। अब ये टर्मिनल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनको C5B बाइंड करने में हेल्प कर रहा है, C5B तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स की। ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे आकर के C5B जो डॉक किया था बाकी सब के साथ, उनके ऊपर आकर के बाइंड कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं। क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि आखिर बैक्टीरिया की या पैथोजन की डेथ कैसे हुई, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस तरीके से डेथ करा सकता है, इसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। तो चलिए अब लास्ट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा टर्मिनल पाथवे। व्हाट इज द टर्मिनल पाथवे। अब हम हमारे जितने भी जो 5B भाई था वो भी जाकर के बाइंड बैठ चुका है, राइट। तो 5B भी जाकर के हमारे जो पीछे के कॉम्प्लेक्सेस थे उनके ऊपर जाकर के बैठ चुका है। अब आगे कुछ और कंपोनेंट से वो बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से उस पैथोजन की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं
टर्मिनल पाथवे के अंदर C5B, C6, C7, C8, C9 याद रखना बहुत आसान है। सबसे पहले 5 से शुरू करिए, C5B, 6, 7, 8 और 9, यही तो नाम है, ठीक। ये इस तरीके से नाम हो गए इसके। अब ये सीक्वेंशियली एक दूसरे से बाइंड करेंगे, मतलब एक के बाद एक दूसरे से बाइंड करेंगे और मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेंगे, बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको आप कहेंगे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसी को कहा जाता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। आपसे कोई पूछे कि भाई ये होता कैसे है, तो अब आप देखिए C5B ऑलरेडी उस चीज़ के ऊपर डॉक्ड था, यानी कि आपके जो बाकी C5 कन्वर्टेज जो बन गया था उससे आकर के C5B जुड़ चुका है। अब C5B के ऊपर C6 जुड़ा, फिर C7 आया, फिर C8 आया और फाइनली C9 आया। हर बार क्या होगा, थोड़ा जैसे देखिए मान लीजिए C6 ये C5 था, C5 के बाद C6 आया, फिर C6 के बाद C7 आया। आप देख रहे हैं, आप धीमे धीमे करके ये मेम्ब्रेन के अंदर परमेबल होते जा रहे हैं, देखिए। फिर उसके बाद C7 आया, C8 आया और फिर फाइनली C9 आ गया। C9 क्या होता है, C9 अपने साथ अपने जैसे और चीज़ों को लेकर के आता है, यानी कि वो क्या बनाता है, पॉली C9, पॉलीमर C9, C9 जैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा जो गैप होता है, यानी कि लीकेज चालू हो जाता है। जब जैसे ये C9 आप देख रहे हैं, ये C9 पूरा का पूरा अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे लीकेज चालू हो जाएगा। इस जगह पे आप कहेंगे लीकेज शुरू हो जाएगा। अब जित बैक्टीरिया या पैथोजन जो भी होगा उसके अंदर से चीज़ें बाहर निकलने लगेंगी, हाइड्रोजन बाहर निकलने, हाइड्रोजन अंदर आएगा और आयंस वगैरह बाहर निकलने लगेंगे। वाटर जो है वो अंदर आएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होने की वजह से आयंस बाहर निकलने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के इफेक्ट क्या होगा, इस सेल की डेथ हो जाएगी। तो यहीं पे मैंने ये चीज़ लिखी हुई है कि जैसे ही पॉली C9 आकर के बैठता है, वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना लेगा। इसकी वजह से ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा सेल का और आयंस बाहर आने लगेंगे, चैनल से बाहर आने लगेंगे, वाटर अंदर जाने लगेगा, सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, मेम्ब्रेन और परमिएबल हो जाएगी और सेल से बाकी जितने भी कंपोनेंट सेल के अंदर होंगे वो बाहर निकलने लगेंगे, जिसको आप सेल लाइसिस कह देते हैं। ये कुल मिलाकर के आपका लास्ट यानी कि टर्मिनल पाथवे हो गया, ठीक। फाइनल चीज के बारे में और डिस्कस कर लेता हूं, ये क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव फंक्शंस मीडिएटेड बाय कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स का क्या क्या फंक्शन है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको भी देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं C5B से 9 तक की बात करूं, ये क्या है, ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पता है आपको। C5B, C6, C7, C8, C9 अभी भी बताया है। ये सारे के सारे क्या करना बना रहे हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ज़्यादातर जो A वाले वर्जन है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या एनाफाइलोटॉक्सिन्स बनाते हैं। कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स क्या हो गए, अगेन सेल्स हो गए आपके, उनको कीमोटैक्सिस कराना यानी कि उनको केमिकली अट्रैक्ट करवाना, कौन करवाता है, C3A, C5A। ऑप्सोनाइजेशन करवाना कौन कराता है, C3B, C4B। वायरल न्यूट्रलाइजेशन कौन कराता है, C3B और C5B से C9 यानी कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और फाइनली सॉल्यूबलाइजेशन ऑफ इम्यून क्लियरेंस आपका C3B कराता है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि C3B का कितना ज़बरदस्त रोल है आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग तरीके के पाथवेज के बारे में बात की, उनके सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात की, पूरा मैकेनिज्म स्टडी किया और फाइनली बायोलॉजिकल एक्टिव फंक्शंस के बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लास्टली हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा अगर आपको GAT-B का बैच या BPE का बैच ज्वाइन करना है तो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।